अगर हम इस चैप्टर की बात करें, एक आउटलाइन की बात करें, तो देखो पीटी मेंस को अगर मिला कर के हम देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर के टोटल सेगमेंट हो जाते हैं। जैसे कोई भी तकनीक जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक परिचय होता है, परिभाषा कि भाई ये तकनीक आखिर है क्या, नाभिकीय तकनीक क्या है उसकी परिभाषा। फिर नाभिकीय तकनीक के क्या-क्या अनुप्रयोग हैं, हमारे लिए क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी हानियाँ हैं। प्लस फिर हमको ये देखना चाहिए कि भारत में नाभिकीय तकनीक की स्थिति हमको ये जानना चाहिए। फिर हमको जानना चाहिए विश्व में नाभिकीय तकनीक की स्थिति। फिर हमको ये भी जानना चाहिए इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू हैं, खास तौर से पीवाईक्यू हमको पीटी और मेंस के देखने चाहिए, तब जाके हमारा कोई भी एक टॉपिक है वो होलिस्टिक वे में कंप्लीट होता है। अब जब इतना सारा पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे पीटी का हो, वो बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि अभी जैसे हम पीटी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए मेंस वाला भी चीज लेके चलेंगे तो टाइम उतना ज्यादा नहीं बचा हुआ है। हम लोगों को क्या है, मेंस पे फोकस करना है, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, इस वाली कंडीशन पे और इस वाली कंडीशन पे फोकस करेंगे और यहाँ परचे से स्टार्टिंग लेंगे। अगर पीटी के सिलेबस की बात करी जाए, सिलेबस को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। परमाणु आयोग, विज्ञान की दो धारी तलवार है, या फिर परमाणु प्रक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु रिएक्टर, उसके अवयव, रिएक्टरों के प्रकार, परमाणु ईंधन, भारत का त्रिस्तरीय परमाणु विकास कार्यक्रम, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, बंद ईंधन चक्र, वैश्विक परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम ITER जो फ्रांस में बनाया जा रहा है, परमाणु संलयन अनुसंधान, और ईस्ट या चीन का कृत्रिम सूर्य, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इधर बात करेंगे संस्थाओं के बारे में, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग है, या फिर जैसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है। इस तरीके से जो संस्थाएं, उनकी बात हम करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे परमाणु संधियों के बारे में कि भाई जैसे किस किस तरह की संधियां हुई हैं, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं या कमेटी हैं, या कौन कौन से निकाय हैं जो कंट्रोल करते हैं परमाणु प्रौद्योगिकी। तो टोटल इतना सारा हमको पीटी में पता होना चाहिए, करंट अफेयर से इसको लिंक करके हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक प्लस करंट को मिला करके बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टैटिक से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर चांस होते हैं यूपीएससी में, वो स्टैटिक प्लस करंट बनता है। अगर स्टेट पीसीएस में बात करेंगे तो वहाँ स्टैटिक से भी, प्योर स्टैटिक से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें या नाभिकीय तकनीक की बात करें, इसका सीधा सीधा मतलब है नाभिकीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन, या ऐसे कहिए कि नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा विशिष्ट विधियों, या तो आप ये कह सकते हैं कि विशिष्ट विधियों का विकास, या आप ये कह सकते हैं कि विशिष्ट पदार्थों, ऊर्जा का निर्माण क्या कहलाता है, नाभिकीय तकनीक कहलाता है। अब देखो नाभिकीय तकनीक जो हम बोल रहे हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि नाभिकीय तकनीक से भी हमको देखना होगा कि ये किस तरह से है। तो हम पहले ये समझते हैं कि आखिर परिवर्तन किसको कहते हैं। जैसे आप एक बैकग्राउंड से अगर चीज को समझ के आते हैं तो फिर आपको वो चीज इतनी क्लिष्ट नहीं लगती है। नॉर्मली साइंस टेक से इसलिए लोग भागते हैं क्योंकि उनको बैकग्राउंड कम पता होता है, और कम बैकग्राउंड पता होता है तो सीधे सीधे फैक्टों को रटना अपने आप में यहाँ पे आप मान लीजिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट, परिवर्तन। परिवर्तन की बात करें, अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, परिवर्तन यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार के परिवर्तनों को हम कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। सामान्य तौर पे बांट रहे हैं, देखो ये ऐसा नहीं है कि एक दो एग्जांपल, जैसे हम
अस्थायी परिवर्तन लेंगे तो हो सकता है अस्थायी परिवर्तनों में हम एग्जाम्पल ले लेंगे भौतिक परिवर्तनों का। तो ऐसा नहीं कि सारे भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन स्थायी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कागज को बीच में से फाड़ दिया तो भाई उस कागज से दोबारा कागज वैसा नहीं बन सकता ना, वो तो रहेगा ना उसमें जो गैप है वो। दूसरा टाइप है इसमें स्थायी परिवर्तन। रंग, अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन। तापमान भी आप लिख सकते हैं, ताप, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन। इनको हम सामान्य तौर से क्या कहते हैं? तो इनको हम सामान्य तौर से भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, उनके रूप, रंग, आकार, आयाम इत्यादि परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको हम अस्थायी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इधर अगर हम बात करते हैं, इसको हम कहेंगे स्थायी परिवर्तन, अर्थात वस्तु के मूलभूत गुणों में स्थायी बदलाव। कैसे? अब ये दो तरह से हो सकता है भाई। रासायनिक परिवर्तन। अब सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन क्या स्थायी होते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है। हम मोटा मोटी डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? कि कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप बात करें कि भाई हम नाइट्रोजन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ मिला दें तो उसकी वजह से अमोनिया गैस बनती है। अब ये क्या है? एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अर्थात एक तरफ तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है, दूसरी तरफ वही अमोनिया विखंडन करके या विखंडित होकर के बना या टूट करके विभाजित होकर के वो बनाती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो एक तरफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया और दूसरी तरफ अमोनिया से ये दोनों बनते रहते हैं। लगातार ये प्रोसेस दोनों साइड में चलती रहती है। नॉर्मल बात करें, सामान्य तौर से जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सब स्थायी प्रकृति। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन, या ये कहिए इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। अगर कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ या इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक संरचना में परिवर्तन हुआ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना में परिवर्तन, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्थायी परिवर्तन कहेंगे। कौन सा स्थायी परिवर्तन होगा? तो वो रासायनिक परिवर्तन काउंट किया जाएगा। अब दूसरी तरफ हम यहां पे लेते हैं नाभिकीय परिवर्तन। पदार्थ यहां पे क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन होगा तो यहां पे यौगिक में परिवर्तन हम इसको कहेंगे, यौगिक में परिवर्तन। और इसमें क्या होगा? तत्व में परिवर्तन। आप इसको ऐसे मान सकते, यौगिक में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक परिवर्तन, अणु में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक परिवर्तन, और परमाणु में परिवर्तन हुआ या तत्व में परिवर्तन हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? नाभिकीय परिवर्तन के नाम से जानेंगे। अब आगे देखते हैं इसी चीज को। तो नाभिकीय परिवर्तन जब हम कह रहे हैं तो इसको भी फिर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। नाभिकीय परिवर्तन मतलब नाभिकीय संरचना में परिवर्तन का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि नाभिकीय संरचना में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो गया? नाभिकीय परिवर्तन हो गया। अब इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई इसको हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे कि छोटे लेवल पर नाभिकीय परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी।
का मतलब क्या है? परमाणु का स्वतः विघटित होकर, परमाणु का स्वतः विघटित होकर अन्य परमाणु में बदल जाना। अगर ये अपने आप से हो रहा है, बहुत छोटे स्केल पर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल पर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम का थोरियम में बदलाव, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, हमको जैसे इसके और भी अगर हम यूज की बात करें तो देखो हमारे पास तमाम सारे यूज हैं, जैसे आयोडीन आइसोटोप्स, उनका किस में होता है? घेंगा के, यहाँ लिख सकते हैं हम, घेंगा एक रोग होता है जिसमें गला पूरा सूज सूज जाता है। घेंगा के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं। आयरन, आयरन का हम आयरन के आइसोटोप्स का यूज करते हैं एनीमिया के। एफई आइसोटोप्स, इनका इस्तेमाल किस में करते हैं? तो रक्त की कमी से संबंधित जो रोग होते हैं, अर्थात एनीमिया, एनीमिया के उपचार में हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब प्रश्न ये आता है कि भाई ठीक है, हमने यहां इस्तेमाल कर लिया, तो दूसरे टाइप की उनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। वो छोटे लेवल पर परिवर्तन हो रहा है, और इसमें क्या होगा? बड़े लेवल पर परिवर्तन होगा। मतलब यहाँ पे एकदम से बड़े स्तर पर चेंज हमको देखने को मिलेगा। जैसे वहां पे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो स्थानों में 2 का परिवर्तन होगा, एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, जब अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो तब तो क्या होगा? उसका जहां जगह है उससे 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। अगर मान लीजिए बीटा पार्टिकल निकलेगा तो जहां पर वो स्थित है उससे एक स्थान और आगे बढ़ जाएगा, उसमें तो ऐसा देखने को मिलता है। और गामा निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें नाभिकीय अभिक्रियाओं की, तो इसमें क्या होता है? लगभग लगभग ये बीच में से नाभिक या तो टूट जाता है या 2 नाभिक चिपक करके एक नया नाभिक बना डालते हैं। ठीक है, अब नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करें, इसको भी फिर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर डालेंगे। हमारा जो सिलेबस मूल रूप से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है नाभिकीय अभिक्रियाओं से। अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में अगर आप देखेंगे एक टाइप के क्वेश्चन यहां से रेडियो एक्टिविटी से बन सकते हैं। वो बन सकते हैं, जैसे इस बार आपने 2024 वाला अगर पेपर देखा हो, पिछले साल वाला, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि नॉर्मली यूपीएससी क्या है, जनरल साइंस से क्वेश्चन उसने पूछना छोड़ दिया है, जैसे करके स्टूडेंट भी उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। इस बार आपने देखा होगा उन्होंने जनरल साइंस से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे उन्होंने बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया, मटर फैमिली के पौधे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली एनसीईआरटी से ही पूछा पर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा ऐसा जो पदार्थ है, या कहिए कि कौन सा ऐसा अणु है जो ह्यूमन बॉडी में बनता है और ब्लड रेगुलेशन में हेल्प करता है। उन्होंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा, मतलब केमिस्ट्री से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा। हमको लगता है कई बार कि यूपीएससी ने छोड़ दिया, पर देखो जब सिलेबस में कोई चीज लिखी हुई है तो वो आ भी सकती है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, उस टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज्यादा है, अगर क्वेश्चन बना तो। और बाकी अगर देखा जाए मूल रूप से, तो यूपीएससी का जो मूल रूप से फोकस रहता है वो रहता है नाभिकीय अभिक्रियाओं से। तो हमारा असल सिलेबस, या कहिए कि जो हमारा मेन सिलेबस है, वो यहां से शुरू होगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करें, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, और एक तरफ हम लिखेंगे नाभिकीय
संलयन। नाभिकीय विखंडन की अगर हम बात करें तो देखो नाभिकीय विखंडन वाले केस में क्या है, बड़ा नाभिक 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। उधर अगर हम बात करें तो संलयन का मतलब होता है 2 या अधिक छोटे नाभिक, 2 या अधिक छोटे नाभिक बड़े नाभिक में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जहां तक आगे समझ में कि नाभिक की विक्रियाएं दो प्रकार की होंगी, एक में बड़ा नाभिक टूट जाएगा दो हिस्सों में, और दूसरी प्रकार की में दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ जाएंगे और एक बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड। अब एक एक क्रिया को लेते जाएंगे, उसकी स्टडी करते जाएंगे कि भाई इसमें क्या क्या है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की तमाम सारी अभिक्रियाएं हैं। हम जो मोस्ट कॉमन अभिक्रिया है उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमको समझना है बहुत सारी अभिक्रिया हो सकती है और बहुत सारी होती भी हैं। तो हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, एक यूरेनियम ले लिया, एक न्यूट्रॉन ले लिया। जब हमने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करी तो उससे जो यूरेनियम है वो दो बड़े बड़े हिस्सों में विभाजित हो गया। एक का हमने नाम दिया बेरियम और एक का हमने नाम दिया क्रिप्टॉन। इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले और इसमें से अपार या अत्यधिक ऊर्जा निकली, या केवल ऊर्जा लिख सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जा निकली। रासायनिक विधि से जो ऊर्जा निकलती है वो काफी कम होती है। जैसे हम मान लीजिए हाइड्रोजन को भी जलाएंगे तब भी हमको काफी कम मात्रा में ऊर्जा वहां से प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम नाभिकीय विक्रियाओं के थ्रू एनर्जी लेंगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब अगर देखिए इसकी बात करें, अगर आप सिंबल की बात करना चाहें तो इसको हम यूरेनियम के लिए यूज करते हैं, इस सिंबल को हम यूज करते हैं न्यूट्रॉन के लिए, इसको हम यूज करते हैं बेरियम के लिए, इसको हम यूज करते हैं क्रिप्टॉन के लिए, फिर से ये न्यूट्रॉन और वो। वैसे अगर कहना चाहें तो भाई आवर्त सारणी में यूरेनियम का जो नंबर पड़ता है वो पड़ता है 92। तो इसका कोई नंबर नहीं होता, इसको 0 नंबर दिया जाता है। तो 92 डिवाइड होता है 56 वाले क्रमांक पर और 36 वाले क्रमांक पर ये डिवाइड होता है। इसका फिर से कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से ये क्या होता है, विभाजित हो जाता है। अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है, ध्यान देने वाली चीज ये है कि देखो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है और आपको यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये अभिक्रिया लगातार क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप इसको ऐसे मान लीजिए, आप एक ऐसी साइकिल पर बैठ के और ढलान वाले रास्ते से चलते हैं, तो आपने शुरुआत में अगर पैडल मारा तो मारा, एक बार साइकिल ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। वैसा ही कुछ कुछ हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और ये स्पीड कब तक बढ़ती रहेगी, ये स्पीड तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप इसको ब्रेक मार के कंट्रोल नहीं कर लेते या फिर साइकिल का एक्सीडेंट नहीं हो जाता, साइकिल गिर नहीं जाती, तब तक ये स्पीड लगातार बढ़ती ही रहेगी। इसका मतलब हमारे पास जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है उसके कुल 2 प्रकार होंगे। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। एक, जब अभिक्रिया पर हम ब्रेक नहीं लगा सकते उसको हम कहते हैं अनियंत्रित अभिक्रिया। अनियंत्रित अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि चेन शब्द क्यों यूज कर लेते हैं कई बार हम इसमें,
आप ना यूज करें तब भी कोई बात नहीं है। नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित चेन अभिक्रिया ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या सीधे कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर वो अनियंत्रित है तो दूसरी क्या हो जाएगी, नियंत्रित चेन रिएक्शन, नियंत्रित अभिक्रिया। भाई ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी मर्जी से, और ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसमें डेफिनेशन लिखने वाली तो बात है ही नहीं। हम इसको इसी जो हमने लिखा है रिएक्शन, इसी के आधार पर समझते हैं। तो हमने एक यूरेनियम लिया, उस यूरेनियम में क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले। भाई एक न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया, 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है। ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके 3 यूरेनियम को विखंडित करेंगे, तो 3 यूरेनियम का इन्होंने विखंडन कर दिया। 3 यूरेनियम का विखंडन हुआ, हर एक से क्या होगा, 3 3 3 निकलेंगे। वो तीनों तीनों क्या करेंगे, 3 3 यूरेनियम का फिर से विखंडन करेंगे। फिर से विखंडन होगा, फिर से 3 3 निकलेंगे। और ये तब कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। तो फिर हमको इसका एग्जाम्पल क्या मिलता है, जब देखो कोई भी ऐसी क्रिया हो जिसमें ऊर्जा आपको कुछ ही सेकंड में प्राप्त हो जाती हो, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बॉम्ब कहते हैं या बम कहते हैं। तो भैया इस केस में नाभिकीय क्रिया का यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज कहां पे होगा, एग्जाम्पल नहीं, इसको हम यूज लिखते हैं तो ज्यादा ठीक लगेगा। इसका यूज होगा नाभिकीय बम। इसी के लिए हम परमाणु बम भी इस्तेमाल करते हैं, परमाणु बम में। अरे भाई हर बार अपार ऊर्जा निकलेगी तो अनलिमिटेड एनर्जी मिल जाएगी ना हमको। और जब एक साथ सारी एनर्जी निकलेगी तो आसपास की हवा को वो क्या कर देगी, हद से ज्यादा गर्म कर देगी, जिससे क्या होंगे, शॉक वेव भी क्रिएट होंगे, और इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा कि आसपास की चीजों को ये पिघला देगा। नियंत्रित अभिक्रिया की बात करते हैं। भाई यूरेनियम से निकले कितने, 3 निकले। हमने 3 में से क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। वो मेथड आगे देखेंगे कैसे खत्म करते हैं, लेकिन खत्म कर दिया। बचा एक। इस एक न्यूट्रॉन ने क्या किया, फिर से 3 का विखंडन किया, चलो भाई कर दिया, बचा एक। फिर इसने क्या किया, फिर इसने कर दिया विखंडन, बचा एक। फिर विखंडन हुआ, फिर रोक दिया, बचा एक। इस तरीके से देखेंगे तो यह अभिक्रिया कैसी हो रही है, एक के बाद सिर्फ एक का ही विखंडन हो रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया चेन में है, लगातार हो रही है, और ये अभिक्रिया क्या है, आपके नियंत्रण में है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। यूज की हम बात करें तो इसका यूज कहां पे होगा। अब देखो, अगर कोई ऐसी प्रक्रिया है, चाहे वो हमने लकड़ी ही क्यों नहीं जला रखी है, चाहे हमने बारूद को ही हम धीरे धीरे क्यों नहीं हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, जब हमको धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है तो उसको हम चूल्हा या भट्टी के नाम से जानते हैं। तो भैया इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर पाइल भी इसको कहा जाता है। अब हमने यहां तक देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भाई नाभिकीय बम बनाने में अनियंत्रित अभिक्रिया का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में आने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे स्टेट पीसीएस में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, तो नाभिकीय बम बनाने में निम्न में से किस एक अभिक्रिया का प्रयोग होता है, अनियंत्रित अभिक्रिया, नियंत्रित अभिक्रिया। ऑप्शन सी बना देगा ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी बना के दे दिया, मान लीजिए नन ऑफ दीज करके बना। तो इस तरीके से पूछ सकते। अच्छा मैच भी दे सकता है। एक तरफ परमाणु बम दे दिया, हाइड्रोजन बम दे दिया, परमाणु भट्टी दे दी, हाइड्रोजन रिएक्टर दे दिया, या कोई मान लीजिए एक और ऑप्शन बना के दे दिया। दूसरी तरफ इनकी क्रियाओं का नाम दे दिया कि भाई परमाणु बम के साथ उसने नियंत्रित अभिक्रिया कर दी, फिर अनियंत्रित अभिक्रिया कर दी। पूछ लेगा इनमें से कौन से मैच सही हैं, या ये पूछ लेगा इनको मैच करिए, लिस्ट ए टू लिस्ट बी को मैच करके दिखाइए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे जो यूपीएससी के खतरनाक क्वेश्चन माने जाते हैं, उनमें पूछ लेगा कि अनियंत्रित अभिक्रिया में अनियंत्रित अभिक्रिया के द्वारा नाभिकीय बम बनाया जाता है,
नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित अभिक्रिया के साथ साथ अनियंत्रित अभिक्रिया का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए उसने ऐसे करके दे दिया, उस केस में हमको ये पूछ लेगा कि भाई दोनों सही है, एक सही है, या फिर एक भी सही नहीं है, या फिर मान लीजिए एक कोई पूछ लेगा कि ए सही है या बी सही है। इस तरीके से मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया तो ये बना के दे सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमको पढ़ना है ये वाला, नियंत्रित अभिक्रिया पे हमको फोकस करना है। नियंत्रित, या अब क्योंकि अभिक्रिया तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, हमको फोकस कहां करना चाहिए? फिर हमको फोकस करना चाहिए कि परमाणु भट्टी क्या है, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो भाई उस पर परमाणु परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। भाई नाभिकीय रिएक्टर क्या है? एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको एक काम कर लेते हैं फिर, हमारे पास एक ऑलरेडी बना भी हुआ है, उससे आपको चित्र से और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बेसिक जो हमारी याद करने वाली चीजें हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक 3D स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कमरा एक इस तरह का दिखता होगा, तो एक स्ट्रक्चर है और मान लीजिए अंदर सारी क्रिया हो रही है, ये दीवारें मान लीजिए आप, ठीक है, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें हैं। एक तरफ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूल रॉड है या ईंधन का प्रयोग करते हैं। ईंधन छड़ें, ईंधन क्या है? ऐसे पदार्थ जो विखंडन द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थ जो विखंडन द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ईंधन छड़े या फ्यूल रोड्स कहते हैं। अब ये किससे बनी होंगी? जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, जैसे प्लूटोनियम। ठीक है, दूसरी तरफ आती हैं नियंत्रक छड़ें या नियंत्रक पदार्थ। आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर प्रक्रिया या जो क्रिया हो रही है भाई, एक बात बताइए, अभिक्रिया हो क्यों रही थी या प्रक्रिया हो क्यों रही थी? क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन फ्री घूम रहा था। अब न्यूट्रॉन को अगर सोख लिया, इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, तो न्यूट्रॉन बचा ही नहीं। फ्री न्यूट्रॉन अगर नहीं होगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगी, तुरंत रुक जाएगी। तो अब जैसे नियंत्रित छड़ों को हमने क्या कर दिया, इसमें अंदर पेनिट्रेट कर दिया, अंदर तक ले आए, तो ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्व कर लेंगे, इसलिए रिएक्शन रुक जाएगी। हमको रिएक्शन को तेज करना है तो हम क्या करेंगे? नियंत्रित छड़ों को ऊपर खींच लेंगे और ईंधन वाली छड़ों को हम क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए, कैडमियम एवं बोरॉन। कैडमियम एवं बोरॉन, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नियंत्रक छड़। ये हमारा क्लियर हो। अब फिर बात आती है ईंधन छड़, नियंत्रक छड़, उसके बाद आती है मॉडरेटर या शीतलक, नहीं मंदक। मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या होते हैं? तो ये कैसे हैं? ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। अब धीमे की जरूरत क्यों है? देखो, न्यूट्रॉन की अगर गति बहुत ज्यादा रहेगी तब भी वो विखंडन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करते हैं ये पदार्थ?
उसकी गति को धीमा करते हैं। न्यूट्रॉन जितना धीमा होगा, विखंडन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। हमने क्या कर दिया, ऐसे पदार्थ इसमें डाल दिए जो लगातार न्यूट्रॉन की ऊर्जा को एब्जॉर्व करके उसको मध्यम कर देते हैं, उसको धीमा कर देते हैं। ऐसे पदार्थों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे भारी जल, ग्रेफाइट, जैसे कार्बनिक पदार्थ। अब एक बात बताइए, अगर हीट लगातार निकलती रहेगी तो ये हीट जनरेट करेगा, तो भाई हर चीज की एक लिमिट है ना। जैसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग सारी की सारी चट्टानें वगैरह सारी धातुएं पिघल जाती हैं। तो ये टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये कंक्रीट की जो हमने वॉल लगा रखी है ये क्या हो जाएगी, ये भी पिघल जाएगी। और ये पिघल जाएगी तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एनर्जी बाहर आ जाएगी, तो एक बॉम्ब की तरह ये फट जाएगा। इसका मतलब इसको ठंडा करने की भी हमको जरूरत पड़ेगी। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कूलेंट या शीतलक। ये क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा को भट्टी से बाहर निकालते हैं। ये लगातार निकालते रहते हैं और उसकी वजह से भट्टी क्या रहती है, थोड़ी कम गर्म होती है। जितना उसको हो जाना चाहिए था उससे थोड़ी कम रहती है, तो जिससे पिघल नहीं पाती हैं दीवारें। एग्जाम्पल के लिए सामान्य जल H2O, एग्जाम्पल के लिए CO2, एग्जाम्पल के लिए द्रवित सोडियम। तो सोडियम परिवार के, द्रवित नहीं, द्रवित सोडियम Na। तो Na जैसे परिवार के चाहे लिथियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, सोडियम सबसे अच्छा है। हम इस फैमिली की द्रवित रूप में धातु भी ले सकते हैं इसको ठंडा करने के लिए। लेने को तो हम भारी जल भी ले सकते हैं, क्योंकि भारी जल का भी प्रयोग यहाँ पे हो सकता है, पर वो महंगा पड़ता है, तो सामान्य तौर से हम बाकी ऑप्शन पे जाना ज्यादा बेटर समझ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमाणु भट्टी का जो पूरा का पूरा। अब देखो इनमें से ये जो नाम है ना, इन नामों को भी पूछा गया। आप PYQ देखेंगे तो नाम भी आपको मिल जाएंगे। ये बात अलग है कि वो क्वेश्चनों को घुमाएगा किस तरीके। अब देखो इस तरीके से है, नियंत्रक छड़ें होंगी, चार्ज ट्यूब होगी, ये चारों तरफ से क्या है, वो कंक्रीट की दीवार है, ताप नली है, ग्रेफाइट है, मॉडरेटर, ईंधन छड़ें हैं। ईंधन छड़ों में क्या है, यूरेनियम प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। और फिर शीतलक है, गैस चक्रण हो रहा है। अब देखो यहाँ से जो शीतलक है, शीतलक ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सारी की सारी एनर्जी को यहाँ पे गए। हमने क्या भेजा यहाँ पे, एक हमने पंप की हेल्प से हमने पानी भेजा। पानी जब इस गर्म शीतलक के टच में आएगा तो शीतलक अपनी सारी एनर्जी इस नॉर्मल वाटर को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ भी ये जो है पीला पीला जो दिख रहा है, ये क्या है, ये भी शीतलक है। अब इसको क्या कर दिया, शीतलक आकर के इसको जब गर्म करेगा तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाप को हम लेके जाएंगे टरबाइन पर। अब जैसे कोई अगर हवा तेज चल रही हो तो उससे पंखा घूमने लग जाता है, तो भाप अगर इतनी तेज भाप चलेगी उस पंखे जैसे स्ट्रक्चर पर, जिसको हम टरबाइन के नाम से जानते हैं, तो वो बहुत तेजी से घूमेगा। इसके साथ हम क्या करते हैं कि जनरेटर कनेक्ट करके रखते हैं। अब जनरेटर भी तेज घूमेगा। जनरेटर जब भी घूमता है तो उससे क्या होती है, बिजली बनती है। डायनामो जब भी घूमेगा तो उससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी। तो वैद्युत उत्पादन में इसका सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें कह रहे हैं जल, भाप, हीलियम, CO2 वायु आदि का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो देख लेते हैं कि ये जो भारत में रिएक्टर हैं, अभी टोटल 7 जगहों पे रिएक्टर कार्यरत हैं भारत में। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे राजस्थान में, अच्छा ये पहले एक बार देख लेते हैं, ईंधन के बारे में फिर देखेंगे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टर हैं टोटल 7। तो कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान के रावत भाटा में है, राजस्थान के रावत भाटा में है। उत्तर प्रदेश के नरौरा में है। काकरापार के गुजरात में है। तारापुर के या महाराष्ट्र के तारापुर में है। और कर्नाटक के कैगा नामक जगह पर है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। 2 और हैं, 7 हैं।
तमिलनाडु में 2 हैं, एक है कल्पक्कम में, ठीक है, और दूसरा है कुडनकुलम में। तो टोटल 7 हैं जो एक्टिव फॉर्म में है। महाराष्ट्र में अभी एक और बनने वाला है, पर अभी उस पर काम शुरू हुआ है, तो आने वाले टाइम में बनेगा। इन जो टोटल 7 लोकेशन है, 7 स्थान है, कुल 24 रिएक्टर कार्यरत। कहीं 3 है, कहीं 4 हैं, कहीं 6 लगातार काम कर रहे हैं, उस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये येलो केक यूरेनियम को ही बोला जाता है, इसको मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं, मेटल ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भैया यूरेनियम का प्रयोग आगे चल के क्या होगा, प्लूटोनियम बनाने में होगा, और प्लूटोनियम से बनता है परमाणु बम। अब एक बार परमाणु बम का प्रयोग हो जाएगा तो शांति अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेटल ऑफ पीस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिटरेंस के प्रिंसिपल को बढ़ाता है। आपने इंटरनेशनल रिलेशन में इस शब्द को खूब सुना होगा। डिटरेंस का मतलब होता है सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, लेकिन हथियारों की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है, हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि सामने वाला डर जाए और डर के हम पर कभी हमला ना करे। इस प्रक्रिया को डिटरेंस कहा जाता है। हर देश क्या करता है, डिटरेंस करने की कोशिश करता है। जैसे रूस और अमेरिका के बीच में ये खास तौर से हमको देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान वाले केस में, भारत और चीन वाले केस में भी आप इसको बहुत हद तक सही मान सकते हैं। 1962 में युद्ध हुआ, चीन ने आक्रमण कर दिया, उसके बाद कई बार तनातनी हुई। हमने जब से परमाणु बम बना लिया, उसके बाद देखेंगे सीमा पे झड़प हो जाती है, गलवान जैसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही देश जानते हैं कि चीन के पास भी परमाणु बम है, तो अगर युद्ध हुआ तो भारत का कुछ नहीं बचेगा। और चीन भी इस बात को जानता है कि भारत के पास भी परमाणु बम है, युद्ध हुआ तो चीन में भी कुछ नहीं बचेगा। अब दोनों ही जानते हैं कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए दोनों ही देश सीधे टकराने से डरते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिटरेंस के नाम से जानते हैं। इसलिए हम येलो केक या तो क्या कहते हैं, अब येलो केक हमको मिलता कहां से है, तो कर्नाटक के दक्षिण कनारा से मिलता है हमको। और कहां से मिलता है ये, तो हमको मिलता है ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के तुमलपल्ली, पेडागल्लू और कोपानूरू से मिलता है। हमको ये राजस्थान के उदयपुर और रोहिल से भी मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए, एक और देख लें, झारखंड में यूरेनियम की अधिकतम खानें हैं, या ये कहिए कि झारखंड प्रमुख उत्पादक है। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये जादूगोड़ा की खान, ये सबसे ज्यादा फेमस खान है। भाटिन, तारामदीह और नरवा पहाड़ से भी ये मिलता है। अब अगर हम बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो इसमें वैसे देखा जाए तो सब कुल मिलाकर के, चाहे उसमें यूरेनियम हो या बाकी हो, चीन सबसे आगे, फिर रूस है, मध्य एशिया के देश हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद कनाडा का नंबर आता है। ठीक है, अब फिर हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है थोरियम या मोनोजाइट। थोरियम जो हमारा ये तटीय इलाका है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, खासतौर से केरल वाला ये जो इलाका है, ये मोनोजाइट के लिए बहुत फेमस है। तो भैया मोनोजाइट रेत रेत कहाँ कहाँ पे मिलती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये थोरियम रिजर्व हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 31% थोरियम मिलता है भारत का, पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में ये क्या है, गहराई में मिलता है। केरल में इसलिए जो मालाबार वाला तट है, ये यहाँ पे समुद्र की ऊपर रेत में ही मिल जाता है, तो खुदाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल हमको कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं। खासी वाली पहाड़ियों के या इधर वाले हिस्से में बात करें, तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत यूरेनियम का मिल जाता है, और नीचे वाले हिस्से में बात करें यहाँ पे पूर्वी तट पे, फिर से हमको यहाँ पे थोरियम या मोनोजाइट सैंड मिल जाता है। तो जो ईंधन है ना, फ्यूल जिसको हमने कहा, ये ईंधन दो प्रकार का है। फिसाइल ईंधन, फर्टाइल ईंधन। फिसाइल ईंधन की बात करें
सीधे विखंडन हो सकता है या हो जाता है। इनका क्या है, पहले परिवर्तन फिर विखंडन। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम, अब अभी हमने देखा था येलो केक कहते हैं इसको। इसको हम क्या कहते हैं, मेटल ऑफ पीस भी कहते हैं। पिच ब्लेंड करके इसका अयस्क है, उससे इसको निष्कासित किया जाता है। फिर इसमें एक और धातु आती है जिसको हम कहते हैं प्लूटोनियम। का प्रयोग कहाँ करते हैं, परमाणु बम बनाने में। ठीक है, फिर हम इधर आते हैं तो इसमें एक हमारे पास एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल क्या है, थोरियम। थोरियम का क्या सीन है, भारत में सर्वाधिक डिपॉजिट को यहां पे एक चीज पे ध्यान देना होगा, या थोरियम पहले किस में कन्वर्ट होगा, थोरियम पहले यूरेनियम बनेगा और तब विखंडन होगा। थोरियम का सीधे विखंडन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि भाई भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार। कौन सा, ये है हमारा। ठीक है, इसके दो चरण हैं या दो प्रकार हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली सिविल वाले को पढ़ रहे हैं। कौन सा, सिविल परमाणु कार्यक्रम। सिविल परमाणु कार्यक्रम में क्या इसके बारे में बात हो रही होगी, तो रिएक्टर निर्माण की बात इसमें की जाती है भाई। ठीक है, अब फिर बात कर लेते हैं इसमें होमी जहांगीर भाभा साहब कौन है, ये हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, या भारत का जो कुछ भी परमाणु में आज है सब इन्हीं के, इसलिए तो इनके नाम पर तमाम सारे पार्क जैसी संस्थाओं के नाम इन्हीं के नाम पर रखे गए। अब यहां से तैयार होता है कि जो हमारा कार्यक्रम है त्रिस्तरीय या त्रिचरणीय कार्यक्रम। पहला चरण प्रथम चरण यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग, ये सबसे पहला चरण था। इसमें दो बातें थी, एक तो हम दो चीजें सीखी, एक तो हमने यहां से प्लूटोनियम बनाया और उस प्लूटोनियम का प्रयोग हमने परमाणु बम बनाने में किया।
दूसरा इससे तो एक तो ये रिजल्ट आ गया कि हम एटॉमिक कैपेबल बने इसकी वजह से। दूसरी बात, हमने क्या किया, जो ओपन साइकिल थी उसको क्लोज साइकिल में कन्वर्ट करना सीख लिया। देखो ओपन साइकिल का मतलब है कि हमने फ्यूल को एक बार यूज किया और बाकी जो बच गया वो बच गया, वो एज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट हमको डंप करना पड़ेगा। हमने क्या किया, क्लोज चेन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। क्लोज चेन का मतलब होता है कि जो फ्यूल हम एक बार यूज कर चुके हैं उसको फिर दोबारा से भी हम नए फ्यूल के साथ मिला करके मिक्स करके यूज करेंगे, तो जो इस फ्यूल में जो कुछ हमारा जो यूजफुल मटेरियल बच गया होगा वो दोबारा से क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। इस तरह से हम लगातार यूज करते जाते हैं। क्लोज प्रक्रम में न्यूनतम वेस्ट निकलता है। हमने क्लोज प्रक्रम का डेवलपमेंट किया, तो दो हमारे यहाँ पे अचीवमेंट रहे। प्राप्तियां क्या रही? दो प्राप्तियां रही। नंबर एक, प्लूटोनियम निर्माण। और प्लूटोनियम निर्माण से क्या बनाया? परमाणु बम बना डाला। फिर बी प्राप्तियां क्या रही? बंद प्रक्रम या बंद चक्र का विकास, जिससे क्या हुआ, इसका क्या हुआ, न्यूनतम वेस्ट। अब दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरा चरण का जो है, द्वितीय चरण क्या कहता है, तो इसमें क्या हुआ, प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग। प्राप्तियां क्या रही, तो एक पॉइंट ये हो गया। प्राप्तियां क्या रही, हमने यहां पे क्या बनाए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसको कहते हैं, एक ऐसा रिएक्टर जो जितना ईंधन प्रयोग करता है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में ईंधन उत्पादित कर देता है। ऐसे रिएक्टर को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है तृतीय चरण। इसमें क्या है, थोरियम का ईंधन के रूप में प्रयोग। खास बात क्या है, भारत इस चरण में पिछले साल ही क्या हो चुका है, प्रथम राष्ट्र है भैया। भारत ने सबसे पहली बार यह कारनामा करके हमको दिखा दिया है। अब ये हो गया हमारा पूरा जो परमाणु कार्यक्रम है, कौन सा वाला, सिविल वाला। लेकिन इसके साथ साथ में हमने कहा कि भाई परमाणु बम भी बनाया हमने, तो इसका मतलब हमारा एक डिफेंस प्रोग्राम भी होगा। उसके बाद देख लेते हैं। दो कैटेगरी में चल रहा है। एक में चला हमारा क्या, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ए, और दूसरे को हमने बी नाम दे दिया, डिफेंस परमाणु कार्यक्रम। ये क्या है, परमाणु बम बनाने। ठीक है। अब अगर इस परमाणु कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो भैया इसमें हमको क्या होता है, परमाणु नीति हमको समझ में आती है। भारत की परमाणु नीति क्या है, तो एक तो है इसमें नो फर्स्ट यूज। भारत पहले से परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर कोई हमारे ऊपर परमाणु हमला करेगा तो ही हम उसके रिटेलिएशन में उस पर परमाणु आक्रमण करेंगे। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बात हुई और हमने हमला कर दिया। हम अमेरिका की तरह परमाणु हमला कभी भी नहीं करेंगे।
हालांकि रिसेंट टाइम में राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में भी रहा और ऐसे ही लगा, ये ठीक भी है कि अगर भारत सरकार, उनका ये स्टैंड है कि भाई हम नो फर्स्ट यूज को तो फॉलो करेंगे, पर अगर मान लीजिए परिस्थिति ऐसी बन गई कि कई सारे देशों ने मिलकर आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और भारत के पास अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो परमाणु बम का प्रयोग करे, तो भारत के ऊपर भले ही परमाणु हमला नहीं हुआ हो, सामान्य तरीके से ही हमले किए जा रहे हों, लेकिन अगर भारत का अस्तित्व खतरे में आएगा तो उस कंडीशन में भारत परमाणु हमला पहले भी कर सकता है। हमने ये थोड़ा सा इसमें अमेंड कर दिया है, लेकिन मूल रूप से अभी भी हमारा नो फर्स्ट यूज ही है। भाई जान बचाने के लिए तो कर सकते हैं ना, नॉर्मल नहीं करेंगे कि मान लीजिए एक देश है, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो हमने क्या कर दिया कि लो भाई तुम परमाणु बम हम तुम्हारे पर यूज कर देंगे, वैसा हम नहीं करेंगे। फिर इसी में एक चीज और है, न्यूनतम विनाश, या ऐसे कह सकते हैं अगर हमने परमाणु, हमारे ऊपर परमाणु हमला हुआ तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम नहीं अधिकतम विनाश यदि परमाणु हमला हुआ। अगर किसी देश ने हमारे ऊपर परमाणु हमला किया तो हम उसके ऊपर ऐसा परमाणु हमला कहेंगे, हालांकि टर्म हमने मिनिमम यूज किया है, लेकिन ऐसा हमला करेंगे कि जिससे क्या हो जाए, वो देश पूरी तरह से ऐसा बर्बाद हो जाए कि फिर वो परमाणु हमला या किसी भी तरह का हमला करने की स्थिति में ना रहे। मतलब एक तरीके से भारत की पॉलिसी ये कहती है कि अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला हुआ तो हम ऐसा हमला करेंगे कि उस देश को विश्व के नक्शे से हटा देंगे, इनडायरेक्टली ये बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा ये एक छुपा हुआ पॉइंट और भी है, भाई हमारे पड़ोसियों के पास क्या है, कोई परमाणु हथियार नहीं है। छुपा हुआ पॉइंट क्या है, इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, गैर परमाणु संपन्न, या परमाणु संपन्न का मतलब हो गया यहां पे अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, गैर परमाणु संपन्न देश के खिलाफ परमाणु हमला नहीं। जैसे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान पे सीधे सीधे हमला कर दिया था, वैसा हमला हम कभी नहीं करेंगे। अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है तो हम उस पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक बात और है, इसको छुपी हुई बात कह सकते हैं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला। पड़ोसियों को परमाणु संपन्न राष्ट्रों से सुरक्षा। भाई ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए नेपाल ने नहीं बना रखा परमाणु बम और भारत ने बना रखा है, तो नेपाल के खिलाफ भी कोई देश अगर परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा तो भारत उसको अपने ऊपर परमाणु हमला मानेगा। हमारे पड़ोसी देशों के अगेंस्ट भी कोई परमाणु हमला नहीं कर सकता है, अगर किया तो हम उसे अपने ऊपर परमाणु हमला मानेंगे। मतलब हम भी फिर क्या कर देंगे, एटम बम का प्रयोग कर देंगे। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला पॉलिसी कहते हैं। अब इस पॉलिसी में चीन भी हमारा पड़ोसी है, पर उसके पास तो खुद ही परमाणु हथियार है, तो इसलिए ये वाली पॉलिसी उस पर लागू नहीं होती है। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, पर उसके पास तो खुद ही परमाणु बम है, तो उस पर भी ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। तो हमारे पड़ोसियों में हम चीन को छोड़ दें और पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सभी पड़ोसी देशों के अगेंस्ट भी हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करने देंगे। ना तो हम खुद करेंगे कभी भी, ना ही किसी और कंट्री को ऐसा करने देंगे। तो हमने क्या कर रखी है, अपने क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है उसको भी हमने पूरी अश्योरिटी दे रखी है कि आपने परमाणु बम नहीं बनाया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भारत का परमाणु हथियार आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो ये है हमारा डिफेंस परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, या रक्षा परमाणु कार्यक्रम।
अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारी होगी एक टेक्नोलॉजी, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे, आपको याद होगा अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये सब हमने पढ़ा है विखंडन अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। या हम यहीं पे एक काम और कर सकते हैं, अगर विखंडन अभिक्रिया में और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज और यहीं कर लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे उसको यहीं कर लेते हैं। भारत का परमाणु विकास क्रोनोलॉजी टाइप से एक देख लेते हैं बस, ताकि मोटा मोटी हमको पता रहे कि किस तरीके से हुआ है। हमने दो मेजर ऑपरेशन किए हैं। 1974 में हमने किया स्माइलिंग बुद्धा, इसमें हमने क्या किया, प्रथम परमाणु परीक्षण। उस टाइम पे इंदिरा गांधी कौन थी, वो हमारी पीएम थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने किया 1998 में ऑपरेशन शक्ति। ये हमारा क्या है, द्वितीय परमाणु परीक्षण। इस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी, ये कौन थे, पीएम थे। इसके लिए अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो अब्दुल कलाम प्लस अनिल काकोदकर, ये क्या थे, ये थे प्रोग्राम। इन्होंने ही इस पूरे प्रोग्राम को ऑपरेट किया कि भाई कैसे हमको बनना है। इस ऑपरेशन शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, पोखरण में ये हुआ था। पोखरण कहां पर है, राजस्थान में है, तो इसको हम पोखरण सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत परमाणु बम को बना तो हमने तभी लिया था, लेकिन वो एक बार हमने चला करके देख लिया तो भरोसा नहीं कि भाई ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से, नहीं करेगा। हमने जब ये ऑपरेशन शक्ति किया तो लगातार लगातार 5 विस्फोट किए हमने 2 दिन में, तो हमको फिर ये भरोसा हो गया कि हाँ भाई अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो बम है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। तो इसके बाद भारत परमाणु बम संपन्न देश मान लिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व में क्या सिस्टम है, उसको एक बार देख लेते हैं। हेडिंग थी हमारी भारत का परमाणु विकास, अब हम देखते हैं विश्व परमाणु विकास। उन्नीस सौ अड़तीस में क्या हुआ, ऑटो हान प्लस क्रॉसमैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रथम विखंडन अभिक्रिया प्राप्त की या अचीव किया, इसको सबसे पहले इन्होंने नाभिकीय विखंडन करके दिखा दिया। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आती है 1942 की आती है। शिकागो यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, फर्मी के निर्देश में शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रथम चेन रिएक्शन प्राप्ति,
देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक करवा लिया, वो लगातार ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक होता चला जा रहा है। इन्होंने क्या किया, फर्मी ने, एनरिक फर्मी ने एक के बाद एक के बाद एक लगातार विखंडन होता चला गया। हमने एक यूरेनियम दिया और उस यूरेनियम से तमाम सारे यूरेनियम निकले जिन्होंने आगे विखंडन किया। अब यहां तक हो गया। अगली जो नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन हुआ वो हुआ 1945 में, ट्रिनिटी नाम से यूएसए ने ट्रिनिटी नाम से न्यू मैक्सिको, ये एक वहां का स्टेट है यूएस का, न्यू मैक्सिको में परमाणु बम परीक्षण किया। इसी साल फिर क्या हुआ, जब जापान किसी भी तरीके से हार नहीं रहा था तो उन्होंने क्या किया, 45 ये पीरियड चल रहा है वर्ल्ड वार 2 का, तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलो इसको जापान के अगेंस्ट यूज करते हैं। यूएसए ने जापान के हिरोशिमा, नागासाकी, लिटिल बॉय एवं फैटमैन नामक परमाणु बमों का प्रयोग किया। 2 परमाणु बम का उन्होंने वहां पे इस्तेमाल कर दिया, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1954 में। उन्नीस में क्या हुआ, जो रूस और 15 देशों का जो संगठन था यूएसएसआर, उसने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्टर को ग्रिड से जोड़ा, अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से इतनी बिजली बनाई कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, उतनी ज्यादा मात्रा में उन्होंने विद्युत उत्पन्न करके दिखाई। इसके अलावा 1957 में बात करते हैं, IAEA का गठन। फिर इसके बाद ये संस्था बनाई गई और इसको यूएन के अंदर बनाया गया और इसका काम रखा गया कि भाई जो भी देश परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं उन पे प्रॉपर तरीके से निगरानी की जा सके, ताकि परमाणु तकनीकी का प्रसार कम से कम हो और लोग इसका शांतिपूर्ण उपयोग ही करें, बम बनाने के लिए इसका कम कम प्रयोग करें। पीटीबीटी 1963, पीटीबीटी संधि। फिर टाइम आता है 1900 एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी है इसके बेस पर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2014 में। उस क्वेश्चन को अगर देखें तो वो बड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपने पढ़ा हुआ है, लगता ऐसा है कि वो आईआर का क्वेश्चन है, पर वो असल में क्या है, साइंस एंड टेक से भी बिलोंग करता है। क्वेश्चन क्या था कि भाई उन्होंने पूछा था कि किस एक देश के या किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट में है। तो अगर हम यहां पे देखें एनपीटी में क्या किया गया, एनपीटी में 2 तरह के देश बना दिए गए, एक परमाणु हथियार संपन्न और दूसरे गैर परमाणु हथियार, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और उन्होंने बोल दिया कि जो परमाणु हथियार जिनके पास है उनको अपने परमाणु हथियारों को फेंकने की जरूरत नहीं है, नष्ट करने की जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो नहीं बना सकते। तो भाई ये तो क्या हो गया, भेदभावपूर्ण संधि हो गई ना, क्योंकि अगर मान लीजिए जिनके पास हथियार हैं उन्होंने कल को बिना हथियार वाले के ऊपर आक्रमण कर दिया तो वो देश कैसे बचेगा।
क्योंकि परमाणु हथियार से तो खतरनाक कोई और हथियार है ही नहीं भाई, बचेगा कैसे फिर। तो इसलिए क्या किया गया, भारत ने इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने स्पष्ट बोला कि भाई या तो ऐसा कर लो कि जितने भी देश हैं सभी के परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे, या फिर भाई जिसको बनाना है वो बनाए। तो भारत तो बनाएगा, हम इस पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, या तो आप जिनके पास है उनको भी। तो ये किन किन के पास थे, तो ये थे P5 के पास, जो परमानेंट 5 हैं, यूएनएससी के जो 5 मेंबर हैं परमानेंट, उनके पास हथियार थे। तो इसमें यूएस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे यूएसएसआर, आज की हम बात करें तो रसिया के पास हैं, चाइना के पास हैं, और फ्रांस के पास हैं, और यूके के पास हैं, ब्रिटेन के पास है। टोटल 5 कंट्रियों को यह संधि क्या मानती है, परमाणु संपन्न मानती है। बाकी किसी देश को यह परमाणु संपन्न नहीं मानती है। इस संधि के अकॉर्डिंग भारत भी कहां पर है, यहां पर आता है भारत। ठीक है, इसमें क्या होंगे, अन्य देश। फिर 1996 में आया CTBT, में भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण वाली है। इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। पता था ना कि भारत अब परमाणु बम बनाएगा, तो 1998 में तो हमने कर ही दिया। तो ये भारत को रोकने के लिए ही लाई गई थी, उसका पर्पज यही था कि भारत रुक जाए कैसे भी करके। तो भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या था, ये कंप्रीहेंसिव था। तो भाई आप मिट्टी में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते, और हवा में भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन किलोटन से नीचे वाला कर सकते हैं, आप लैब में कर सकते हैं। अब भारत ये चाहता था कि भाई देखो, ऐसी संधि बनाओ कोई भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसका फायदा फिर से जो P5 है वो ले जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्या है, बहुत विकसित है, वो तो निकल जाएंगे आगे, और जिनके पास नहीं है टेक्नोलॉजी वो तो फंस जाएंगे ना बेचारे। अभी की बात करें, वर्तमान में परमाणु संपन्न देश कुल कितने हैं, कुल 9 हैं। इनमें से कौन कौन से हैं, P5 हैं, उनके पास तो ऑलरेडी एनपीटी के अकॉर्डिंग है और वैसे भी हैं। और फिर बाकी हैं भारत, भारत के बाद फिर पाकिस्तान ने बना लिया, पाकिस्तान के बाद बना लिया इजराइल। इजराइल ने देखो बना काफी पहले लिया है, लेकिन इजराइल डिक्लेयर नहीं करता है भाई हमारे पास पर, जैसे परमाणु बम गाता रहता है ना पाकिस्तान के, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, वो ऐसे करके उसने कभी गीत नहीं गाता। और उत्तर कोरिया ने भी बना लिए। टोटल 4 देश ये हैं, और 5 ये हैं, टोटल 9 हैं। ईरान के मामले में अभी ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार। जो अमेरिका और ईरान का आपको झगड़ा दिखता है वो इन परमाणु हथियारों को लेकर के ही है। ठीक है, अब फिर बात आते हैं, जो संधियों की हमने बात करी थी ना, अब उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई इन संधियों का क्या मतलब, जैसे पीटीबीटी संधि आई, पीटीबीटी संधि की बात करें तो ये संधि आई थी 1963 में, कहां पर, मॉस्को में। इसमें पानी के अंदर तथा वायुमंडलीय परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई। भूमिगत परीक्षणों पर क्या कर सकते थे, भूमिगत परीक्षण कर सकते थे जमीन के अंदर। भारत ने हस्ताक्षर इसमें कर दिए थे। ठीक है, फिर आया 1996 में, पहले उस पर चलते हैं, परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी 1968, मॉस्को में, लंदन और वाशिंगटन, 3 जगह पे इसको रखा गया। उद्देश्य क्या था, तो परमाणु हथियार और परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। इसके 3 तरीके हैं, अप्रसार, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, मैंने अभी बताया था, क्योंकि भारत क्या मानता है, इसको विभेदनकारी संधि मानता है। 5 देश परमाणु संपन्न रहेंगे हमेशा इस संधि के अनुसार, और बाकी कोई देश नहीं बना सकता, इसलिए। फिर आई ये वाली संधि CTBT, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोटों, भूमिगत परीक्षण सहित पर प्रतिबंध लागू नहीं हुई है। ये क्यों, क्योंकि भारत जैसे देशों ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। ये लागू कब होगी, जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं इस पे सब सिग्नेचर कर देंगे तब। भारत ने सिग्नेचर किए हैं ना, पाकिस्तान ने सिग्नेचर किए हैं। उत्तर कोरिया का तो आपको पता ही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता सिग्नेचर करने का, और ना ही इजराइल ने इस पे कोई सिग्नेचर। ठीक है,
अब हम बात करें, देखो यहां पे कह दिया है सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध है, लेकिन सभी पर प्रतिबंध नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर से जो सिमुलेशंस के थ्रू विस्फोट किए जाते हैं वो नहीं बंद है। इसका मतलब एडवांस लेवल के परमाणु हथियार बनाने पर इसमें कोई रोक नहीं है। ये भी एक तरह से विभेदन ही है कि जिनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब जो बड़े देश हैं उनको जमीन के अंदर या इस तरह से बड़े बड़े जो विस्फोट होते थे वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बस ऐसे बना लेते हैं सुपर कंप्यूटर की हेल्प से। अब हम बात करें एफएमसीटी की, विखंडनीय सामग्री कट ऑफ संधि प्रस्तापित है जेनेवा में, इसको रखा गया है। का उद्देश्य परमाणु हथियारों और अन्य विस्फोटक उपकरणों के लिए विखंडनीय सामग्री के आगे उत्पादन पर रोक लगाना है। यह भी लागू नहीं हो पाई है। भारत संधि का समर्थन करता है, पर विरोध कौन कर रहा है? चीन विरोध कर रहा है, ईरान विरोध कर रहा है। मैंने आपको अभी बताया था अमेरिका और ईरान के बीच में जो झंझट चल रहा है, ईरान चाहता है कि वो परमाणु हथियार बनाए। उसका यह कहना है कि मिडिल ईस्ट के जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। ईरान अगर परमाणु संपन्न रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ बाकी देश ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने बना लिया उन्होंने बना लिया, अब कोई नया देश परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए। और पाकिस्तान तो भाई जिधर चीन जाएगा उधर ही पाकिस्तान जाएगा, तो इसका तो कोई अपना अस्तित्व है नहीं स्पेशल, भैया ऐसा होना चाहिए। अब देखिए हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना और नाभिकीय क्रिया को रोकना। आपको पता होगा न्यूट्रॉन की गति को बढ़ा देगा तो अभिक्रिया बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? खत्म। भारी जल क्या है? भारी जल है रिटार्डर, या इसको हम मॉडरेटर भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? मंदक। अगर आपको ऐसे भी याद है तो ये क्या कह रहा है? नाभिकीय क्रिया को रोकना। नाभिकीय क्रिया को रोकने का काम किनका था? नाभिकीय क्रिया को रोकने का काम था उनका जो, जिनको हम कहते हैं कंट्रोलर। कैडमियम और बोरोन की छड़ों का काम था ये, तो ये तो नहीं है इसका। रिएक्टर को ठंडा करना किसका काम है? रिएक्टर को ठंडा करना है कूलेंट का काम। नॉर्मल वाटर हालांकि कर इसको भी सकते हैं, पर जब दोनों ही हमें ऑप्शन हो तो हमको कहां जाना है? फिर हमको जाना है मंदक की तरफ। कर सकते हैं बहुत कम मात्रा में क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है ये। तो सामान्य पानी का प्रयोग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, किसी और गैस का, हीलियम टाइप के गैस का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम लिक्विड किसी मेटल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने लिक्विड सोडियम का एग्जांपल लिया था। भैया ये क्या करेगा? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो आईएएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो अभी हमने जो पढ़ा है बेसिक से, उससे बड़ा आसान से काम हमारा चल जाएगा। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहे हैं नाभिकीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। क्या बताइए, हमने ये नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा था कि एक न्यूट्रॉन खर्च होता है तो उसकी जगह पे 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए अभिक्रिया में आपको बार बार बाहर से न्यूट्रॉन डालने की जरूरत नहीं, आपने एक डाल दिया उसी से तमाम सारे न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इसलिए क्या होगी? सेल्फ सस्टेन्ड होगी। एक सही हो गया। एक सही हो गया तो देखो एक इसमें नहीं है इसलिए ये खत्म, एक इसमें भी नहीं है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। आईएएस 2011 का ये देखो 2 क्वेश्चन एक साथ इसमें आ चुके हैं। अब फिर कह रहा है न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। भाई तुरंत लेंगे इसका मतलब नाभिक से जैसे ही नाभिक टूटा न्यूट्रॉन निकला तुरंत हिस्सा ले लिया। पर एक बात बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आप एक बात बताइए, हमने पढ़ा था ना मंदक, ये क्वेश्चन किसका है? मंदक का है ना। मंदक का काम क्या है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। या तो ये क्वेश्चन गलत होगा फिर, या फिर ये वाला ऑप्शन गलत होगा। हमने वहां पे कह रहे हैं कि नहीं मंदक का काम यही है। मंदक नाम से भी हमको पता चल रहा है कि मंदित कर देता होगा, धीमा कर देता होगा। तो तुरंत हिस्सा लेगा तो स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, तो फिर मंदक का क्या काम है? इसका मतलब तुरंत हिस्सा नहीं लेता होगा। तो टूटा, टूटने के बाद पहले जाता होगा मंदक के पास, मंदक उसको कर देता होगा धीमा, और धीमा होने के बाद फिर आता होगा दोबारा से वो यूरेनियम के पास तोड़ने के लिए। इसका मतलब तुरंत हिस्सा नहीं लेते हैं, कुछ समय बाद या पहले मंदक के पास जाते हैं, वहां से फिर धीमे होकर के वापस हिस्सा लेते हैं। इसलिए ये ऑप्शन गया। 2 अगर नहीं है ऑप्शन में तो इसलिए क्योंकि 2 इसमें आता है। अब आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये कह रहा है कि देखो द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। जैसे हमने भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया है, ऐसे ही हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में भी किसका सबसे बढ़िया प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ये फैक्चुअली सही है, तो आंसर तक तो हम वैसे ही पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन पढ़िए या मत पढ़िए, आपका काम चल गया। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। ये ऑप्शन सही भी है, ऑप्शन सही भी है, और ये ऑप्शन गलत भी है। अब कहेंगे ऐसे कैसे भाई, ये ऑप्शन सही कब है, सही मतलब गलत कब है, तो गलत है ये परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर में हर एक न्यूट्रॉन भाग लेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, हमको तो उसको बैलेंस्ड करके चलना है। इसका मतलब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 में से 2 को हम खत्म कर देंगे, एक को आगे बढ़ाएंगे, फिर एक विखंडित करेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 को खत्म कर देंगे, एक को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब हर एक भाग नहीं लेता है, लेकिन भाग लेता भी है। भाग कब लेता है, परमाणु बम वाले केस में क्या करता है, भाग लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये ट्रस्टवर्दी ऑप्शन नहीं है। यूपीएससी कभी कभी इस तरह के ऑप्शन भी बनाता है जो एक स्पेशल कंडीशन में सही होते हैं और एक स्पेशल कंडीशन में गलत होते हैं। तो ऐसे केस में आपको इस तरह के विकल्प का चयन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में इसको आप नहीं ही मानिए, इसको नेगेटिव ही मानिए, इसलिए इसको हटाइए। वैसे इसको जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप पहले वाला और दूसरे वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, और ये ऑलरेडी हम जब हमने वो जो फिगर बनाया था 3D इमेज बनाई थी, वैसे करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बड़े आराम से हम इसको कर पाएंगे हैंडल। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो, थोरियम अभी हमने ईंधन के रूप में पढ़ा था, इसलिए ये गया। अब ये अगर चला गया तो हम ऑलरेडी कहां पहुंच गए, 33% एक का चांस सही होने का, 33.33 दूसरे का, 30.33 तीसरे का। अभी अगर मान लीजिए इनमें से किसी के भी सही होने का चांस कितना, ऐसे तो हमने ये क्वेश्चन है आईएएस वाला, वही ये यहाँ पे क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको उठा लिया गया है, ठीक है। पर फिर भी अगर हम देखना चाहें सादा पानी का प्रयोग कहां होता है, तो इसका प्रयोग होता है शीतलक के रूप में। इसका प्रयोग कहां पे होता है, भारी पानी का या भारी जल का D2O का प्रयोग, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग कहां पे होता है, तो इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में। भाई रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये रेडियम की खोज के चक्कर में तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा, और हेनरी बैक्यूरेल के साथ साथ फिर मैडम क्यूरी को और उनके जो साथी या हस्बैंड कहिए पियरे क्यूरी को, तीनों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने रेडियम की खोज कर दी, तो मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री का भी नोबेल मिल गया। एक मात्र ऐसी पर्सनैलिटी जिसको फिजिक्स का भी नोबेल मिला, केमिस्ट्री का भी मिला, उनका नाम क्या है, मैडम क्यूरी। और किस चक्कर में मिला, रेडियो एक्टिविटी या रेडियम के चक्कर में। और भैया थोरियम क्या है, थोरियम एक ईंधन है, ऑलरेडी भारत 2024 में इस स्टेज में एंटर कर चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो हमने कहा था ना कि भाई इस टाइप के मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कब पूछा गया है, तो यूपी पीएससी जीआईसी 2010। क्वेश्चन क्या है, तो परमाणु शक्ति केंद्र दे रखे हैं और स्थिति वाला राज्य दे रखा है। यूपीएससी भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, तो ऐसा नहीं कि यूपी पीसीएस का है तो यूपीएससी नहीं बनाता इस टाइप के क्वेश्चन। स्टैंडर्ड लगभग जैसा एक जैसा ही है। कल्पक्कम, नरोरा, ट्राम्बे, काकरापार, ये 4 दे रखे और इधर भैया दे रखे हैं उनके स्टेट। नरोरा की बात करें तो नरोरा यूपी से बिलोंग करता है, तो भाई B1 से मिलना चाहिए, B1 से मिलना चाहिए, यहां B1 से मिलना चाहिए, तो यहां नहीं मैच करता है इसलिए ये गया। B1 से मिलना चाहिए, यहां मैच करता है, यहां मैच करता है, यहां नहीं मैच करता है, इसलिए ये गया। अब आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, एक इंफॉर्मेशन के साथ 2 ऑप्शन गए। अब आप देखिए 50-50 पर पहुंच गए। अब अक्कड़ बक्कड़ भी लगाएंगे तब भी आपके 50% तो चांस है ना सही होने के। अब हम एक और देख लेते हैं।
कल्पक्कम की बात करें तो हमने वैसे सातों के सातों पढ़े हैं, वो तमिलनाडु में है तो ए मिलना चाहिए 3 के साथ, ए इसमें भी 3 के साथ है, तो ये तो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है काम की। काकरापार की बात करते हैं, काकरापार कहां पर है, तो काकरापार है गुजरात में, सी 2 से मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सपोज दैट कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं थी और एक इंफॉर्मेशन पता थी, और वो इंफॉर्मेशन ये थी कि काकरापार कहां पर है, गुजरात में, तो सी कहां मिलना चाहिए, सी 2 के साथ मिलना चाहिए, नहीं मिला। सी 2 के साथ मिलना चाहिए, नहीं मिला। सी 2 के साथ मिलना चाहिए, नहीं मिला। अब जिसमें सी 2 के साथ मिलता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन के साथ भी आप क्या पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, आंसर इसका क्या है, एक इंफॉर्मेशन। काकरापार कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है, हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो कह रहे हैं समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध का देखो यूरेनियम में क्या होते हैं, उसके 3 आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, और तीसरा होता है यूरेनियम 238। नॉर्मली ये क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, और इसका प्रयोग कहां पे होता है, विखंडन में। तो यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाना, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेनियम संवर्धन के नाम से जानते हैं। कह रहा है विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल यही होगा, ये डेफिनेशन है इसकी। प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण नहीं। क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें, क्रोमियम की कोटिंग कर देंगे तो काम ही नहीं चलेगा भाई। ये पूछा गया है 2009 में यूपी पीएससी में क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है। ये सभी क्या है, ये तारे हैं, तो ध्रुव नाम का तो तारा है, लेकिन पूर्णिमा नाम का नहीं है। साइरस नाम का भी एक तारा है। पूर्णिमा कहते हैं जब चंद्रमा पूरा होता है उसको, इसलिए तारे वाला सिस्टम खत्म। ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है, नहीं। ये पावर संयंत्र है, हमने 7 पावर संयंत्र पढ़े, उनमें से ये नहीं है। इसका मतलब अब हमको देखो, कई बार हमको क्या होता है कि हमको सीधा आंसर पता होता है, तो हमको अगर सीधा आंसर पता है तो हमने लगा दिया। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या है, शोध रिएक्टर है। 2 प्रकार के रिएक्टर होते हैं, ऊर्जा रिएक्टर और शोध रिएक्टर। तो रिएक्टर के कितने प्रकार हो गए, रिएक्टर के 2 प्रकार हो गए, शोध रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। शोध रिएक्टर में कौन कौन से हैं, यहाँ पे 7 हैं, और यहाँ पे हमको कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। अधिकतर शोध रिएक्टर किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, ट्राम्बे, मुंबई के द्वारा, ठीक है, पार्क के द्वारा आप कह सकते हैं। हमको सीधा आंसर नहीं पता है कि भाई ध्रुव क्या है, पूर्णिमा का है, लेकिन हमको ये पता है कि ऊर्जा रिएक्टर 7 हैं और सातों के हमको नाम पता है। हम ये कह देंगे ना, ना तो भाई ये तारे हैं, क्योंकि पूर्णिमा वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ये तो चंद्रमा से रिलेटेड है। ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है, तो नहीं, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। ये पावर संयंत्र है, नहीं भाई, ये पावर संयंत्र भी नहीं है, क्योंकि पावर संयंत्र 7 है और वो हमको याद है। इसलिए 3 ऑप्शन का हमने काट दिया कि ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो चौथा बचा हुआ जो भी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। अगर हमको नहीं भी पता है तो दोनों तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, कई सारे तरीकों से किया जाता है, हर चीज आप रट नहीं सकते हैं, तो वैसे केस में हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 5, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस टॉपिक को आज हम यहीं विराम देंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा आपका प्यार हमको अब तक मिलता रहा है, हम समझते हैं कि आगे भी इसी तरह का प्यार आप हमको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।